नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हरियाणा चुनाव में हार के डर से राहुल गांधी चुनावी प्रचार में जी जान से जुटे हैं। आज राहुल गांधी ने बहादुरगढ़ से लेकर सोनीपत तक रोड शो निकाला और जनसभा को संबोधित भी किया। कांग्रेस की अंतकलह और गुटबाजी को लेकर कहा कि जंगल में कई शेर होते हैं तो वो अक्सर आपस में भिड़ जाते हैं। पर चुनावी प्रचार के बीच कांग्रेस की हरियाणा में खटाखट स्कीम का फर्जीवाड़ा भी सामने आ गया है। हरियाणा में भी कांग्रेस की ठगी वाली स्कीम चालू हो गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता मतदाताओं से वोट के बदले 100 गज के प्लॉट और 2 कमरे का मकान देने के फॉर्म भरवा रहे हैं। तो हरियाणा में कांग्रेस के फर्जीवाड़ा पर चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही सोनम वांगचुक की हिरासत पर आखिर क्यों भड़क उठे हैं राहुल गांधी, वो भी आपको बताएंगे। पर इन सब के बीच राहुल गांधी के सामने एक और बड़ी मुसीबत आ खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र के नासिक जिले की एक अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया है। वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में यह समन जारी हुआ है। तो कैसे राहुल गांधी फंस गए हैं एक और केस में, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। ये हरियाणा चुनाव को लेकर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का ये क्या नया फर्जीवाड़ा है? देखिए, जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव फंसता जा रहा था, कांग्रेस पूरी तरीके से ये मान कर बैठी है कि जो 30+ सीटों की उम्मीद थी वो 20 से 30 सीटों पर पहुंच गए। इसमें इंटरनल फाइट की भी बड़ी भूमिका रही और दूसरी तरफ कांग्रेस जिस वोटर के साथ खड़ी हुई नजर आ रही थी उसमें कई दावेदार सामने आ गए। राहुल गांधी इसी बात को लेकर चिंतित थे और उन्होंने चुनाव प्रचार से अपने आप को दूर रखा, लेकिन फिर भी उनको खींच कर ले आया गया। प्रियंका वाड्रा भी मैदान में उतरी। तो इन लोगों ने सोचा अब एक नया स्कीम निकालना चाहिए। स्कीम मतलब इन्होंने मैनिफेस्टो में तो फ्री बीज की बात कर ही दी थी, लेकिन ये स्कीम नहीं है, ये फर्जीवाड़ा है। जैसा कि लोकसभा चुनाव के दौरान या फिर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान इन लोगों ने कुछ रिसिप्ट छपवाए थे बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को। उसके ऊपर लोकसभा चुनाव के दौरान जो कांग्रेस ने ऐसे रिसिप्ट बांटे थे उसको लेकर अभी भी चुनाव आयोग के पास कंप्लेन है और कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। उसी को लेकर ये कहा जा रहा था कि 99 जो सीटें जीती थी कांग्रेस ने लोकसभा के दौरान, उसमें से 1 सीटें तो खाली कर चुके हैं राहुल गांधी, लेकिन 98 जो बची हुई सीटें हैं वो सारी की सारी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये जो सवाल उठा था इसी बात को लेकर था कि हर लोकसभा क्षेत्र में इन लोगों ने क्या किया था कि कुछ रिसिप्ट छपवाए थे और ये लोगों को बांटा था कि देखो हमारे जीत के बाद आप लोग ये फॉर्म भरो और फॉर्म भरते ही आपके अकाउंट में 8,500 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। चुनाव के बाद हंगामा भी हुआ था। कई जगह पर मुस्लिम महिलाएं लाइन में खड़ी थी कांग्रेस दफ्तर के सामने, कांग्रेस दफ्तर पर ताला लगाना पड़ा था। अब ये इनको लगा कि इस पे कार्रवाई तो कोई हुई नहीं, अभी तक तो कोर्ट में मामला टाला जा रहा है, चुनाव आयोग ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है, तो हरियाणा में भी इसका इस्तेमाल क्यों न किया जाए। और इसलिए हरियाणा की भोली भाली जनता को लुभाने के लिए, प्रलोभन देने के लिए इन लोगों ने वही तरीका अपनाया। लेकिन वो तरीका जिस समय अपनाया गया है, जो बातें अभी सामने आई है, इसका मतलब है कि चुनाव प्रचार का हुड्डा का प्रभाव वहां पर खत्म हो चुका है। कांग्रेस को लगने लगा कि अब हम चुनाव नहीं जीत सकते तो ये फर्जी आइडिया भी हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन अब इसके खिलाफ शिकायत होगी। ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले जब पता चल गया है और इससे पहले के चुनावों में जो फर्जी हुआ उसके खिलाफ कंप्लेन हुई है तो इसके खिलाफ कंप्लेन नहीं होगा, इसके खिलाफ भी कंप्लेन होगा और ये चुनाव से पहले होगा। वोटिंग तो अभी 5 तारीख को होनी है और ये खबर अभी आ गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां, यहां तक कि आम आदमी पार्टी हो, इनेलो हो, बीएसपी हो, ये सारे लोग मिलकर कांग्रेस के इस फर्जी स्ट्रेटजी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे और कोर्ट में भी ये मामला जाएगा। अब ये मामला कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ेगा क्योंकि पिछले चुनाव में तो लोगों ने समझा नहीं था, या भारतीय जनता पार्टी से लेकर दूसरी पार्टियों ने कांग्रेस के इस स्ट्रेटजी के खिलाफ कोई नई रणनीति नहीं बनाई थी कि
हो सकता है कि इसका कोई प्रभाव न पड़े, हालांकि उसका प्रभाव पड़ता दिखा। अगर लोगों ने लाइन में खड़ा होकर उस फॉर्म को डिपॉजिट करने की सोची तो इसका मतलब है उन लोगों ने इसके आधार पर वोटिंग की थी। तो इसलिए चुनाव से पहले ही इसकी शिकायत होगी और यह बताया जाएगा कि कैसे ये फर्जी फॉर्म भरवाकर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जैसे कर्नाटक में बनाया जाता है। लेकिन सर, इस बीच जो सोनम वांगचुक की हिरासत की खबर सामने आई, राहुल गांधी क्यों इतना ज्यादा बौखला उठे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर राहुल गांधी सोनम वांगचुक के बारे में परेशान नहीं होंगे तो दूसरे लोग कौन परेशान होंगे? ये पूरी परेशानी किन लोगों की है? अरविंद केजरीवाल की टीम की, राहुल गांधी की टीम की। इन लोगों ने जो आंदोलन शुरू किया है और वांगचुक ने जो लद्दाख में आंदोलन शुरू किया है पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो तरीके हिंदुस्तान में अपनाते रहे हैं उस पर तो शक होता है, चाहे ग्रीन पीस हो या इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हो, संस्थानें हो। ये सारे एनजीओ हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से आते हैं। ये जो करोड़ों रुपया के फंड अमेरिका से आते हैं, ये अमेरिका क्या हिंदुस्तान के पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहता है या फिर वो ये चाहता है कि पर्यावरण के नाम पर हम भारत के विकास की परियोजनाओं को रोकें? अब यहाँ तक तो अलग अलग एनजीओ के ऊपर कार्रवाई हुई है। गुजरात में एक एनजीओ पकड़ा गया। उसका काम क्या था? उसका काम था आदिवासी क्षेत्र में जो कुछ माइंस हैं, मिनरल्स हैं, उसके लिए सरकार पर रोक लगाने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था करना। एक व्यवस्था क्या थी? वहां के जितने आदिवासी ग्रुप्स हैं उनको इकट्ठा करके पैसे देकर सड़क पर लाना। दूसरा, किसान और मजदूरों के जितने संगठन हैं उनको पैसा देकर इन लोगों को इकट्ठा करने के लिए प्रवोक करना। और तीसरे स्तर पर ये लोग कर रहे थे कि इन सारे मामलों में याचिका दायर करो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रोक लेकर आओ। और ये पता कैसे चला कि इस संस्थान के जिसके वकील ने याचिका दायर की थी, जिन लोगों ने ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, उसका ईमेल चेक हुआ और जब मेल चेक हुआ तो उसके ऑस्ट्रेलिया से कुछ मेल थे और वो मेल के आधार पर पता चला कि इसने करोड़ों की फंडिंग ऑस्ट्रेलिया से ली है। किस बात के लिए? क्योंकि अलग अलग जगहों पर, गुजरात से शुरू हुआ था लेकिन अलग अलग जगहों पर उसका काम था कि कोयले के प्रोजेक्ट को बंद करवाना, डिले करवाना, ताकि ऑस्ट्रेलिया का कोयला, जो ये अडानी अंबानी की बात करते हैं, अडानी का ऑस्ट्रेलिया में माइंस में इन्वेस्टमेंट है, तो वो अपने कोयले को मार्केट में ज्यादा दाम पर बेच सके, इसके लिए हिंदुस्तान के कोयले के खदानों पर किसी तरीके से रोक लगाया जाता रहे। और यही स्थिति इन सारे ऑर्गेनाइजेशन की है। मतलब ये अमेरिका फंडेड लोग चारों तरफ घिरे हुए हैं और उसमें ये अरविंद केजरीवाल, इसका ग्रुप ही पूरा अमेरिका के फंड से ही इसने राजनीतिक आंदोलन शुरू किए। ये फोर्ड फाउंडेशन का 1 करोड़ रुपया मिला और इसने कबीर फाउंडेशन में उस पैसे को डाला और उसके बाद ये आंदोलन करना शुरू किया। राहुल गांधी, अमेरिका और राहुल गांधी के बीच के संबंध तो छिपे हुए नहीं हैं। किस तरीके से अमेरिका जाकर ये प्रोपेगेंडा भी पैदा करते हैं और सोरोस जैसे लोगों से पैसा लेकर भी आते हैं। तो ये सारे प्रोपेगेंडिस्ट लोग हैं। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि जब दिल्ली में ऐसे ही कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे सिचुएशन हैं और दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी किया, बैन लगाया, 5 लोगों से ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो सकते। कारण क्या बताया गया कि 2 अक्टूबर में वीवीआईपी मूवमेंट भी है, गांधी जयंती है और उसके साथ ये जो वक्फ संशोधन बिल है उसको लेकर दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में एक्टिविटी तेज हो गई है। ये सब आईबी की रिपोर्ट है। उसके बाद जो ईदगाह का मामला चल रहा है दिल्ली के अंदर, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाने के लिए ये लोग कोर्ट में गया था, तो ये सारे मामलों को लेकर वक्फ में इतनी साजिशें चल रही है कि कभी भी दंगे जैसे सिचुएशन हो सकते हैं। इसलिए धरना प्रदर्शन पर अभी 5 अक्टूबर तक रोक लगा दिया गया है, उससे आगे एक्सटेंड किया जाएगा। अब ऐसे समय में आप आओगे दिल्ली के अंदर धरना करने के लिए तो आपको तो डिटेन किया ही जाएगा। डिटेन किया गया है, ऐसा नहीं है कि जेल में रख दिया गया अनिश्चित काल के लिए। अगर आप आंदोलन कर रहे हो तो हिरासत में जाने के लिए भी तैयार होना चाहिए और ये कूदने लगे। अगर यही स्थिति है, राहुल गांधी सिद्धारमैया को क्यों नहीं बताते? आप रेवंत रेड्डी को क्यों नहीं कहते
आप सुक्खू को क्यों नहीं कहते कि जब वहां पर प्रदर्शन होते हैं तो सिद्धारमैया के रेजिग्नेशन के लिए जितने प्रदर्शन हुए उन सब में सैकड़ों लोगों को जेल में ठूस दिया गया, पूरे दिन जेल के अंदर रखा गया हिरासत में लेकर। वहां पर तो राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं कि नहीं नहीं, प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और यहां पर जब दिल्ली पुलिस का मामला आएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का मामला आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली पुलिस है जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के अधीन है, तो ये लोग हंगामा खड़ा करना शुरू कर देगा। ये पूरी अमेरिकी साजिश का एक बड़ा हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये सब तो चीजें ठीक है, लेकिन इसी बीच जो खबर आई है सर, नासिक के कोर्ट से नया समन राहुल गांधी को जो जारी हुआ है 27 तारीख को पेश होने के लिए भी कहा है, ये कितना बड़ा झटका है? देखिए, दो तरह का देखा जा सकता है। नासिक से जो समन आया, ये पुणे के कोर्ट ने पहले समन दिया था और वो दोनों मामले जो हैं वो वीर सावरकर को लेकर हैं। अब नासिक की कोर्ट ने समन जारी किया है कि आपको यहां पर आना पड़ेगा। वीर सावरकर को अपमानित करने के कारण आपके खिलाफ मानहानि का मामला दायर हुआ है। अब राहुल गांधी के लिए ये एक अदालती चक्कर है जिसमें समन का जवाब देना पड़ेगा। आप जाएंगे, आज जाएं कल जाएं, क्योंकि इससे पहले 30 तारीख को जो पुणे की अदालत ने समन भेजा था उसको भी इन्होंने इग्नोर किया, जवाब दिया है कि बाद में जाएंगे। लेकिन यह मामला पॉलिटिकल भी है, क्योंकि नासिक के कोर्ट के समन के बाद महाराष्ट्र में एक नया मामला चल रहा है अभी कि वीर सावरकर के अपमान करने वालों को कैसे जवाब दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे बीच में फंसे हुए हैं और 5 अक्टूबर को राहुल गांधी, चूंकि 5 अक्टूबर को वोटिंग है तो उससे पहले यानी 3 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी 2 अक्टूबर को रेस्ट मोड में हैं। ये देखिए कि 3-4 दिन के लिए इन्होंने बोला कि 3-4 दिन तक हम यात्रा करेंगे, पूरे हरियाणा को रौंद डालेंगे। लेकिन हुआ क्या, 1 अक्टूबर को यात्रा करेंगे, 2 अक्टूबर को आप रेस्ट लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। आपका ये बहाना है। गांधी जयंती के समय किसी ने किसी को चुनाव प्रचार करने से रोक नहीं रखा। ये छुट्टी का दिन ऐसा नहीं है कि आप यात्रा नहीं कर सकते। सद्भावना यात्रा तो पहले भी आप करते रहे। अब भारत जोड़ो यात्रा के समय 2 अक्टूबर को तो आपने छुट्टी नहीं ली थी। आपने तो दशहरा दिवाली को छुट्टी नहीं ली थी। हाँ, क्रिसमस की छुट्टी इन्होंने मनाई थी। नवरात्र के समय पिछली बार भी नहीं मनाई थी। अगर नवरात्र इस बीच हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान होता तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भले ही अपील करते, राहुल गांधी तो नवरात्र के समय भी वैसे ही भोज भात करते रहते जैसे पहले इन्होंने किया है। लेकिन इस बीच जो सावरकर का मुद्दा आया है वो राहुल गांधी के गले की फांस इसलिए बनी है, 5 अक्टूबर को जाना है कोल्हापुर और उससे पहले शर्त रख दी है उद्धव ठाकरे ने कि आप यहां रैली में आएंगे। जो पिछली बार उद्धव ठाकरे इनकी रैली में नहीं गए थे, शरद पवार गए थे और वो शर्त के अनुसार उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अभी सीट शेयरिंग का विवाद अलग है, लेकिन दूसरे स्तर पर ये जो परसेप्शन की बात चल रही है, आप कहते हो कि हिंदुस्तान में 2 विचारधाराएं हैं, एक संघ की विचारधारा है, दूसरी विचारधारा कांग्रेस की है। तो संघ और कांग्रेस की विचारधाराओं में से सबको चुनना पड़ेगा। तो उद्धव ठाकरे किसकी विचारधारा चुनेंगे, कांग्रेस की या संघ की? क्योंकि बाला साहब ठाकरे तो कांग्रेस के विरोध में बोल बोलकर अंतिम समय तक बोलते रहे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कांग्रेस से समझौता करने से पहले हम पूरी शिवसेना को डिजोल्व कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे थोड़े से उस विरासत में, हो सकता है कि उनकी आंखों में शर्म आ गई होगी। उन्होंने ये शर्त रखी है कि आप आएंगे तो वीर सावरकर का मुद्दा नहीं उठाएंगे, आप आएंगे तो महाराष्ट्र में आप वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का मुद्दा नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप उठाएंगे तो औरंगजेब का मुद्दा उठा लेंगे। तो इस तरह की बातें नहीं करेंगे और उसके पहले आप सीएम को लेकर कुछ नहीं कहेंगे, रिजर्वेशन को लेकर कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे मराठा और ओबीसी दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। तो उसमें वीर सावरकर का मुद्दा अभी समन गया है और वहां पर इस बात की चर्चा होगी कि राहुल गांधी वही है जिसने वीर सावरकर का अपमान किया। तो उद्धव ठाकरे के लिए इनकी रैली में फिर से जाना मुश्किल खड़ा हो रहा है और ये चाहते हैं कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे सब इनके मंच पर रहें। पिछली बार भी उन्होंने जाने से मना कर दिया था। तो एक कानूनी तरीके से और दूसरे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, क्योंकि ये समन तो चलता रहेगा और समन एक के बाद एक आएगा और अभी चुनाव की घोषणा होगी, चुनाव होने वाले होंगे महाराष्ट्र में और उस समय ये पेशी के लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वीर सावरकर का अपमान किया। तो चुनाव के साथ
राहुल गांधी का वो बयान कांग्रेस के गले की फांस बनने वाली। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो हरियाणा में भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के फर्जीवाड़े की पोल खुल गई है। राहुल गांधी जितना प्रचार कर रहे हैं, मुसीबत उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। पर राहुल गांधी को मिला नया समन, राहुल गांधी की मुसीबत सबसे ज्यादा बढ़ाने वाला है। 27 सितंबर को पेश होने के लिए राहुल गांधी को समन जारी किया गया है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि एक देशभक्त व्यक्ति के खिलाफ दिया गया बयान प्रथम दृष्टया मान हानिकारक लगता है। मामले की अगली तारीख पर राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा, जो एक नई मुसीबत राहुल गांधी के लिए खड़ी हो गई है। इस खबर पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।